नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे, मैं आज एक बड़ा सवाल लेके आए हैं। प्रदेश में हाहाकार हो रहा है, देश में हाहाकार हो रहा है, लेकिन माननीय किससे छुपा रहे हैं? मौत तो सच होती है, मौत तो सच्चाई है। जितना सरकारी रिपोर्टों में आ रहा है कि आज भोपाल में एक मौत हुई, इंदौर में, भोपाल में ही 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। वेटिंग चल रहा है कब्रिस्तानों में, शमशान घाट पे, अंतिम संस्कार स्थल पर। कल जब हमारी टीम पहुंची कवरेज करने के लिए और ये कहा कि मध्य प्रदेश और भोपाल में तो एक ही मौत बता रही सरकार, उनका कहना था मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पे ले जाते हैं सारी लाशें। क्या क्या किससे छुपा रहे हैं? हाहाकार मचा हुआ है और चुनाव प्रचार में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सरकारें क्या इसी के लिए हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं? इसीलिए हम अपना विधायक बनाते हैं? इसीलिए हम अपना सांसद बनाते हैं? इसीलिए जनता अपने मुख्यमंत्री चुनती है? जिसको अपना रक्षा की जिम्मेदारी दी है, आज वो भक्षक क्यों बनते चले जा रहे हैं? सरकारी अमला फेल नजर आ रहा है। प्राइवेट अस्पतालों की जो स्थिति है, इस पर कंट्रोल करने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप के साथ विपक्ष आरोप लगाता है, विपक्ष ने लगातार आरोप लगाए, लेकिन सच्चाई यह है कि इस समय सबको एक साथ, ये विपदा की घड़ी है और आपदा में अवसर तलाशने वालों को एक तरफ करके सबको एकजुट होना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या दूसरे अन्य दल के लोग हों, ये सारे लोग एक साथ बैठें और इसमें बीच का रास्ता निकालें। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ, हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मध्य प्रदेश और देश की सबसे वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक और जो लगातार लंबे समय से इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही हैं, विजया पाठक जी, आज भी उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ प्रेस क्लब के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार, इंदौर में जो सीधा देख रहे हैं इंदौर के क्या हालात हैं, श्री प्रवीण खारीवाल जी, हम उनका स्वागत करते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जबलपुर से श्री चैतन्य भट्ट जी जुड़े हैं, जो कई अखबारों के संपादक रह चुके हैं, चैनलों में रह चुके हैं। आप तीनों आदरणीयों का स्वागत है। और सबसे पहले मैं प्रवीण खारीवाल जी के पास आना चाहता हूं। प्रवीण जी, इंदौर में हाहाकार मचा हुआ है, भोपाल में हाहाकार मचा हुआ है, जबलपुर में हाहाकार मचा हुआ है। आपको लगता है कि कहीं चूक हो रही है, सिस्टम से कहीं चूक हो रही है? जी नमस्कार शिशिर जी, बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है आज साधना न्यूज ने, मैं उसके लिए साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता, विशेषकर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन की जनता ये समझ नहीं पा रही है कि जब इतनी बड़ी तादाद में मौत हो रही है कोरोना से, तो जिला प्रशासन और शासन, स्वास्थ्य विभाग और सरकार, इन सबको इस पर पर्दा डालने से क्या हासिल हो रहा है? ये मुद्दा हर किसी के जहन में रहता है, क्योंकि जो जहाँ रहता है उसके घर के आसपास के अस्पताल, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सब जने देख रहे हैं शहर में एम्बुलेंस से शव को जाते हुए। स्थानीय समाचार पत्र की सुर्खियां होती है 5-5, 7-7, 10-10 शव एक साथ जलते हुए या कब्रिस्तान में मुर्दों को गाड़ते हुए, ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन जो हमारा स्वास्थ्य विभाग का अमला है, उसे 1, 2 और 3 मौतें नजर आती है। तो ये समझ से परे है कि जो कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, उसमें गत वर्ष भी कमोबेश यही हालात थे कि खबरें छुपाई जाती थी। और मैं इंदौर, चूंकि इंदौर से बिलोंग करता हूं, इसलिए पिछली बार मैं जरूर ये कहूंगा कि इंदौर के अखबारों ने भी अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया था। लेकिन हाँ, इस बार पहले दिन से सारे प्रमुख समाचार पत्र या लोकल जितने भी चैनल है, वो बराबरी से दिखा रहे हैं कि इतने मृत्यु रोज हो रही है। इसलिए इस बार जनता भी असमंजस में है कि भाई इतनी जब मौतें हो रही हैं तो उसको छुपाया क्यों जा रहा है? घर परिवार में मौतें हो रही है, इष्ट मित्रों की मौतें हो रही है, तो आखिर इससे हासिल क्या हो रहा है? कि ये बड़ा प्रश्न चिन्ह इस समय जनता के दिलो दिमाग में छाया हुआ है। प्रवीण जी, आज जब मुख्यमंत्री जी पौधारोपण कर रहे थे, तब हमारे संवाददाता ने पूछा था कि आखिर तो शासन का शायद ये मानना है कि इससे और ज्यादा अफरा तफरी का माहौल ना बने, भय का वातावरण ना बने, लेकिन ये तो सच्चाई है प्रवीण जी कि इंदौर में जितनी लाशें जलाई जा रही हैं, भोपाल में जितनी लाशें जलाई जा रही हैं, जबलपुर में जलाई जा रही हैं, उज्जैन, आपने बताया उज्जैन में, पूरे प्रदेश और देश में हाहाकार मचा है। तो इसको आम आदमी देख के और सुरक्षित रहने की कोशिश करेगा, लेकिन सरकारी आंकड़े में जो आप कई रिपोर्ट छापते हैं, आप कई डिटेल भेजते हैं, उसमें जो आंकड़े बताए जाते हैं, मुझे लगता है कि क्या इस तरीके की चीज छुपा के आप अपना मुंह चेहरा छुपा रहे हैं या सच्चाई से बचने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित तौर पर सच्चाई से बचने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो इस बार
असफल हो गए उसमें, क्योंकि सबको मालूम है घर परिवार मोहल्ले में इष्ट मित्रों में लगातार मौतें हो रही है। इंदौर के अखबारों में जो निजी उठाने के कॉलम छपते हैं जी उसमें 60-60, 70-70 सूचनाएं आ रही है। तो अब ये तो किसी से छुपा नहीं है जी कि मौत लगातार और बहुत तेजी से हो रही है। इंदौर के ऊपर एक दबाव और है जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा। जी इंदौर में आसपास के इंदौर उज्जैन संभाग के लगभग 10-12 जिलों के मरीज भी इंदौर में आते हैं जी और बड़ी संख्या में उनकी भी मृत्यु हो रही है, क्योंकि जी। लाने ले जाने में जिस तरह से स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, जी उनको अस्पताल में भर्ती कराने में 2-5 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। जी तो इस ऊहापोह में कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं, जी क्योंकि उन्हें समय पर आने के बाद भी एडमिशन नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है। जी तो इस चक्कर में बाहर के जो रहवासी जो इंदौर आ रहे हैं इलाज की अपेक्षा लेके, उम्मीद जी। लेके, जी। उनको भी मौत से 2-4 सामना करना पड़ रहा है। और लगभग आधी संख्या इंदौर के शमशान घाटों में या कब्रिस्तानों में, क्योंकि प्रोटोकॉल है कि यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे शवों को, जी तो उनका अंतिम संस्कार इंदौर में ही करना होता है। तो इंदौर के जो मुक्तिधाम है और कब्रिस्तान है जी उन पर एक ये अतिरिक्त दबाव बना हुआ है। और वहाँ के आज मेरी रामबाग मुक्ति धाम है शहर के मध्य में, वहाँ के जो कर्ता धर्ता है उनसे मेरी बात हुई थी। जी तो उन्होंने बताया कि भैया हम लोग 9, 10, 11, 12 बजे रोज रात को, जी और अब हमारी हिम्मत भी जवाब दे गई है, जी। हम कितनी लाशें जलाएं। जी और प्रशासन को चाहिए कि जो इंदौर से बाहर के लोग हैं, अन्य जिलों के लोग हैं, जी उनके जो शव इस समय शहर के मध्य में जो मुक्तिधाम है या कब्रिस्तान है वहाँ आ रहे हैं, उसकी बजाय उन्हें या जी। तो अपने जिलों में जाने की अनुमति देना चाहिए, या फिर शहर जिलों में जो दूरस्थ कब्रिस्तान है जहाँ पे आमतौर पे कोई नहीं जाता है, रहू में है, महू में है, देपालपुर में है, सांवेर में है, जो तहसील मुख्यालयों पे जो मुक्तिधाम है, तो बाहर के शवों को बोले वहाँ इंतजाम करना चाहिए, ताकि शहर के जो लोग हैं, मतलब अब ये भी एक बड़ी चुनौती हो गई है, जो बड़ा दुर्भाग्यशाली दौर है कि हमें शवों को जलाने के लिए 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की वेटिंग हो रही है। जी मेरे मित्र हैं एक विजय चौरसिया, सुबह उनकी माताजी मरी, तो पिपली हाना मुक्तिधाम में उनको 7 घंटे लगे, जी और वो भी जो तय स्थान रहता है शमशान घाट में, उससे अलग हटके जी उनकी चिता सजाई गई। जी तो 5-7 घंटे मामूली बात है। जी। दूसरा, उसके लिए भी कई यातनाओं से गुजरना पड़ता है। एम्बुलेंस वाले जी ब्लैकमेल करते हैं, अस्पताल से शव उठा के देने वाले ब्लैकमेल करते हैं। जी, बड़ा एक मतलब ये अंतिम जो दौर संस्कार चल में भी रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं, ऐसा भी रिपोर्ट आई बहुत सारी। सर अस्पतालों में तो ये है, इस बार अस्पतालों ने तो लूट का रिकॉर्ड बना दिया है। जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जी फ्री इलाज बंद कर दिया है। पिछली जी। बार फ्री इलाज था अरविंदो अस्पताल में, इंडेक्स में, या भोपाल हाँ। में चिरायु में, और दूसरे अस्पतालों में। जी। तो कम से कम आदमी को एक राहत थी जी। कि उसको नगद पैसे, बड़े रकम का इंतजाम एकदम से नहीं करना पड़ नहीं रहा करना था। पड़ा, बिल्कुल जी, इस बार जी। वो भी करना पड़ रहा है। और एक आफत हो रही है, मैं जी। आपके चैनल के माध्यम से उठाना चाहूंगा जी, बताइए ना, मुख्यमंत्री जी, जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, जी। इस मुद्दे को, कि जितनी भी लोगों के पास मेडिक्लेम या बीमा पॉलिसी है सब वो मना कर इंदौर दिया में हुआ है। स्वीकार नहीं की जा रही है। जी आदमी 20-30 हजार रुपए प्रीमियम भर के इसलिए पॉलिसी लेता है कि कभी उस पर स्वास्थ्य की आफत आएगी तो उसको कैशलेस एंट्री मिले, लेकिन इंदौर के सब अस्पतालों ने इस समय उसको एंटरटेन करना बंद कर दिया। आप पैसे दीजिए और फिर बाद में आप बीमा कंपनी से पैसे लेते रहिए। अरे भाई, आदमी के पास इतने पैसे होते तो फिर वो बीमा कराता क्यों, मेडिक्लेम लेता क्यों? तो कम से कम अपने चैनल को इस मामले में एक पहल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यदि भोपाल से सख्त निर्देश आएंगे अस्पताल वालों को, तो इसमें कुछ न कुछ राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, मैं प्रवीण जी आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं, और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि साधना न्यूज की कोशिश हर उस मुद्दे को उठाने की है जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। और ये हकीकत है कि लोग बाहर से आ रहे हैं और वेटिंग है, पहली बार ऐसा हुआ है। और शिवराज जी जैसे संवेदनशील सहृदय मुख्यमंत्री के रहते ऐसा हो रहा है, तो ये आश्चर्यजनक है। मैं चेतन भट्ट जी के पास आना चाहता हूं। चेतन जी, जबलपुर में हालात कैसे हैं, और हमारी दर्शकों को बताइए कि जो हालात हैं उसमें सरकारी सिस्टम कहां नजर आ रहा है, कहां है जनप्रतिनिधि? एक भी माननीय कहीं नजर आ रहे हैं? विधायक, सांसद, मंत्री और जनप्रतिनिधि जितने भी हैं। नहीं, देखिए सुशील जी, इन लोगों से वैसे भी कोई उम्मीद करना अपने आप को धोखा देना जैसा है। जी अभी आपदा प्रबंधन की बैठक हुई थी जी। अब आपदा प्रबंधन में कौन से लोग सदस्य हैं ये आज तक किसी को नहीं पता जी। जब अखबारों में पढ़ा तो उसमें सिर्फ नेता थे जी। और उसमें भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेता थे। सिर्फ एक अजय बिश्नोई ने बात उठाई मुख्यमंत्री के सामने, जब मोहम्मद सुलेमान
बता रहे थे कि बड़ी अच्छी व्यवस्था है, तब उन्होंने कहा कि साहब आप जो बता रहे हो वो सब गलत है। वास्तविकता ये है कि यहाँ पर लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है जी। काफी देर से जब वो अजय बिश्नोई बोलते रहे तो मुख्यमंत्री ने कहा भैया आप अपनी बात जल्दी कर लीजिए क्योंकि मुझे और भी लोगों की बात सुनना। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, जी जी। तो ऐसी स्थिति हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि आपदा प्रबंधन की जो कमेटी बनी है जी उसमें किस तरह के लोग होते हैं और वो क्या सोचते हैं, क्या बताते हैं, भगवान जाने, इसके बारे में तो कोई जानकारी आज तक मिली है। जहाँ तक जबलपुर की बात है तो मुझे लगता है कि जबलपुर में पहली बार 400 से ज्यादा संक्रमित लोग निकले हैं, कल के जो आंकड़े आए हैं जी। ये बात सही है कि जितनी मौतें हो रही हैं उतनी जितनी अंत्येष्टि हो रही हैं कब्रगाहों में या जहाँ चलाया जा रहा है, सुहानी शमशान घाट है वहाँ के तहत चलाया जाता है, वहाँ की संख्या में और जो अखबारों में संख्या चल रही है उसमें बड़ा अंतर है जी। अब उसमें कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कि बाहर के लोगों की संख्या उसमें नहीं जोड़ी जा रही है, तो जबलपुर में जो लोग हैं उनकी संख्या बताई जा रही है जी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों की मौतें तो हो रही हैं। जहाँ तक सरकारी अस्पतालों की बात है तो सरकारी अस्पतालों में चूंकि उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, डॉक्टर अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, नर्सेस अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं होना चाहिए जैसे इंजेक्शन है, आपके बेड है, ये व्यवस्था तो सरकार को करना है, ये डॉक्टर तो कर नहीं सकता है। डॉक्टर तो अपनी तरफ से इतना प्रयास करता है, वो करता है और कर रहे हैं तो कोई। और ऐसे संकट काल में मुझे लगता है कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर नर्सों में स्वास्थ्य कर्मियों का कमियां निकालने की बजाय अगर उसका उत्साहवर्धन किया जाए तो ज्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। सारा जो दारोमदार है वो निजी अस्पतालों, तो निजी अस्पतालों में जाके व्यक्ति एक अभी हमारे भोपाल से एक सज्जन आए थे, हमने कहा कि आप हमारी मदद कीजिए, हम एक अस्पताल में भर्ती हैं, आप अगर मेडिकल में करवा दें तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ 48 घंटे में 1,30,000 का बिल बने। चेतन जी जी चेतन जी, संजीवनी नगर में श्रीमती दुर्गा दुबे रात के 10:30 बजे परसों उनको अचानक प्रॉब्लम होती है और कम से कम 7 अस्पतालों में चक्कर लगाती हैं और आखिरी में एक प्राइवेट अस्पताल ये कहता है कि ठीक है मैं आपको जगह दे रहा हूं, जब तक उनकी सांसें उखड़ चुकी होती हैं। ये हालात जबलपुर में और उन संजीवनी नगर के कम से कम 80% घरों में कोरोना घर घर में है, जगह नहीं है। जब मैंने वहां के अधिकारियों से बात करना चाहिए तो बोले नहीं, ऐसे हमारे यहाँ बाकायदा सरकारी आंकड़ों में जो एक नंबर दिया है, अभी जारी किया है सरकार ने, उस पर कोई फोन नहीं उठाता है। वो कहते हैं हम बता रहे हैं कि किस शहर में कितने बेड खाली हैं, लेकिन सच्चाई उससे परे है। तो क्या लगता है आपको कि सरकार भी कुछ छुपाना चाहती है अपना चेहरा, जैसा आपने सुलेमान जी का बताया? सच्चाई बोलने वाले कम है, सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं ये लोग। हाँ, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सरकार ने हर चीज की जो हल है उसको आईएएस समझ लिया, आईएएस को भगवान समझ लिया है सरकार ने। हर जगह आपने आईएएस बैठा जी। भाई आईएएस ठीक है, बड़े लगे व्यक्ति है, बड़ी परीक्षा पास करके आते हैं, लेकिन वो सर्वज्ञानी नहीं हो सकते जी। उनसे ज्यादा चेतन भट्ट जी, प्रवीण खारीवाल जी और विजया पाठक जी ज्ञानी है जी। मेरा बिल्कुल बिल्कुल जी। मेडिकल की बात है तो आप किसी डॉक्टर को वहाँ बिठाइए जी। अगर विद्युत मंडल की बात है तो आप टेक्नोक्रेट को वहाँ बिठाइए जी। लेकिन हर जगह आईएएस बिठा के आप थोड़े फटका रहे हैं जी, और उनसे होता जाता तो कुछ नहीं है जी। तो एसी चैम्बरों में बैठ के निर्णय लेते हैं। अब आप देखिए नियामक आयोग में पहले हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हुआ करता था जी, जो इनकी कपाल की खाल निकालता था कि आप कैसे बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं जी। लेकिन उसके बाद जब आईएएस को लगा कि तो हमारी परेशानी हो रही तो उसको नियम को ही बदलवा दिया। अब रिटायर्ड आईएएस नियामक आयोग का अध्यक्ष बन गया। एक रिटायर्ड आईएएस जो सरकार के जगह पे बंगला गाड़ी घोड़ा लेके घूम रहा है, वो क्या सरकार के खिलाफ जाएगा? जनता के खिलाफ जाता है वो। ये सबसे बड़ी दिक्कत। हम जनप्रतिनिधि चुनते ही जनता के खिलाफ के लिए है शायद। देखिए जनप्रतिनिधियों को तो कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि सारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो आपके जो स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, उनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, भगवान जाने जी। वो तो दमों में भाषण दे रहे हैं खाली कुर्सियों के सामने जी, वो तो आई है जी। तो अब जब स्वास्थ्य मंत्री को कोई चिंता नहीं है प्रदेश की, तो अफसरों से आप क्या उम्मीद करोगे कि वो बड़ी चिंता करेंगे? चलिए विजया जी से पूछ लेते हैं जी। विजया जी से पूछ लेते हैं। विजया जी, क्या लगता है आपको, जैसा प्रवीण जी ने इंदौर का हाल बताया, जैसा जबलपुर की स्थिति चेतन भट्ट जी ने बताई, मैं ये मानता हूं कि प्रैक्टिकल नॉलेज प्रवीण जी में, चेतन भट्ट जी में और विजया जी में किसी दूसरे आईएएस से 1000 गुना ज्यादा है। ये लोग ऐसी चैम्बरों में बैठ के निर्णय करते हैं और स्वार्थ के निर्णय करते हैं। जनता के निर्णय ना तो जनप्रतिनिधि लेता है, ना ये आईएएस आईपीएस लेते हैं। जनता के हित के निर्णय पत्रकार से ज्यादा अच्छा, क्योंकि ये इसका सीधा प्रमाण है कि आज प्रवीण जी बैठे हैं, चेतन जी बैठे हैं और विजया जी बैठी हैं जनता की बात करने के लिए।
सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर मंत्री क्यों बनाए जाते हैं? स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है? प्रभुराम चौधरी को रिश्वत लेने से अपनी सारी चीज़ों को ठीक करने के अलावा कहीं कोई फुर्सत नहीं। मैंने तो उनका अभी तक कोई भाषण नहीं देखा, कोई उन्होंने किसी हॉस्पिटल का दौरा नहीं किया। आखिर सीएम मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? किसी अपने मंत्री को जिम्मेदार, जिस विभाग के जो जिम्मेदार है उनके ऊपर क्यों नहीं कोई बात करते या नकेल कसते? और दूसरी बात है कि सुलेमान इनके वो है सेक्रेटरी है, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस मौत की बात हो रही, वहां पे वो ठहाके लगाते हंसते हैं। उन्हें कोई डर नहीं है। वो तो चीफ सेक्रेटरी बनने के लिए के जुगाड़ में है और उसके लिए वो जितना भी चाहे, सिर्फ मुख्यमंत्री उनको खुश करना चाहते और कुछ नहीं। जिस विभाग क्यों खुश होते? आखिर हर मंत्री हर जो भी सरकार आती सुलेमान से क्यों खुश है? क्योंकि इसलिए कि वो विभाग का पूरा शोषण दोहन करके उनको देते। अभी उनके ऊपर जांच आई हुई है, परंतु कहीं कोई उसकी जांच का कोई कागज, इन लोगों ने आज तक उसकी जांच का कागज आया हुआ है दिल्ली से, परंतु उनकी कोई जांच नहीं हुई, न उनके ऊपर कोई आवाज उठाई गई। आप ऐसे व्यक्ति को अगर महत्वपूर्ण विभाग, मतलब वो भी ऐसा विभाग जहाँ मौत की जिम्मेदारी होती है उस विभाग के ऊपर, उसको दे दिया गया। जहां उनके ऊपर सबसे बड़े आरोप लगे कि दवाइयों की हेरफेर कर रहे, ऐसे व्यक्ति को तत्काल उस सेक्रेटरी पद से हटाना चाहिए कि नहीं चाहिए? यहां तक कि मैं तो कहती हूँ इस समय आपको मंत्री भी हटाना चाहिए और कोई जिम्मेदार मंत्री को और जिम्मेदार सेक्रेटरी को रखना चाहिए। आज पूरे शहर, पूरा प्रदेश में तांडव हो गया मौत से। जितने मर रहे उससे ज्यादा घर पे बैठ के लोग डर डर के मर रहे। आज लोग अपने बच्चों को भी बचाने में डरे हुए, घर में तक मास्क लगा रहे। इतनी पेचीदा स्थिति हो गई है कि कुछ कह नहीं सकते। समझ में नहीं आ रहा है कि इधर कानून, आप कह रहे हैं अभी हमारे यहाँ पे कोलार पे लॉकडाउन हो गया है, आप जाकर देखिए लोग घूम रहे। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है भाई? आम जनता तो बेचारी कमाती खाती घूमती, उन्हें कुछ मालूम नहीं। आपके पास पुलिस है, आपके पास सारे बल है, इसके बावजूद न सुबह वो अपने मुख्यमंत्री कोई कंट्रोल कर पा रहे, न कोई मंत्री कंट्रोल कर पा रहे। मुख्यमंत्री को इस समय कोई पौधारोपण की जरूरत नहीं है। इस समय सिर्फ एक ही किस्सा चल रहा है, एक ही महत्वपूर्ण बात घूम रही, वो है कोरोना। आपको सब दूर सिर्फ एक ही व्यवस्था करना चाहिए कि जनता की जान कैसी बचे और कोरोना का खौफ डर कैसा खत्म हो जाए। थोड़े दिन में आप देखेंगे कोरोना के डर के आने के पहले लोग मर जाएंगे, डर के कारण खत्म हो जाएंगे। और हॉस्पिटल की स्थिति है कि प्राइवेट हॉस्पिटल आपको 20,000 रुपए पर घंटे के हिसाब से पैसे ले रहे। कई हॉस्पिटल आपको ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं। आखिर आप क्यों नहीं चाहते शिवराज जी, कमलनाथ, सारे लोगों को बुलाया जाए, सारे उद्योगपतियों को बुलाया जाए और उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जाए कि भाई आपको इतने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था आपको करना है और सब करेंगे। कैलाश जी को कहा, कैलाश जी तो कह ही रहे, कैलाश सबको बुलाना चाहिए और सबको एक मीटिंग करके सबके ऊपर जिम्मेदारी सौंपना चाहिए। मुख्यमंत्री को सब अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। इतने लाश के जिम्मेदार कौन? फिर तो यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री है इस लाशों के जिम्मेदार। भाई आप दीजिए ना, सब चाहेंगे। छोटे छोटे व्यापारी को भी अगर आप कहेंगे कि आपको इतनी दवाई की व्यवस्था करना है, वो भी सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। आप कहो तो सही। आपके मध्य प्रदेश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, छोटे मोटे बहुत व्यापारी। आप मीटिंग तो करिए, आप बात तो करिए, आप करना ही नहीं चाहते। आप, ये कोई समय है कि आप वृक्षारोपण करें और फलाना करें और आप मास्क बांटे? लोगों को क्या मास्क बांटे? वो समय गया। मास्क के बारे में सबको मालूम है। इस समय मास्क के बारे में घर का गरीब से गरीब झुग्गी वालों को मालूम है कि मास्क लगाना चाहिए। यहाँ तक कि आज मेरी भाई मोजे पहन कर आई, वो कहती नहीं मैडम पैर को भी ढक के चलना चाहिए। मुझे इतना अच्छा लगा। देखो हर व्यक्ति को ज्ञान है, हर व्यक्ति अपनी पूरे गले को वो ढक के आने लग गए सब लोग। तो इन सबको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे घर के पीछे सीएम साहब आए थे, 200 लोग खड़े थे, मास्क बांटे। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। आपको सचमुच अगर लोगों को जिंदा रखने चाहिए तो सबको बुलाइए, मीटिंग करिए, पत्रकारों को भी बुलाइए, उनकी भी जिम्मेदारी होती है। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपिए कि भाई आपको इतनी व्यवस्था करना है और हर व्यक्ति करेगा। प्रदेश का व्यक्ति, हर व्यक्ति हर जनता से जुड़ा हुआ है। पर आप कहिए तो सही। दूसरे सारे इधर तो आप क्या चुनाव चल रहे हैं इस समय, तो सारा का सारे चुनाव वाले दमोह में बैठे हुए। जरूरी सबको बैठने की क्या जरूरत है? दमोह वालों को छोड़ दीजिए,
वो खुद ब खुद अपना प्रचार करेंगे और चुनाव में वोट डालेंगे। वोट वही डालेंगे जो डालना है, उसमें किसी के भाषण से कुछ नहीं होता है। एक सीट जाए, हारे या जीते दोनों पार्टी, और महत्वपूर्ण है पूरे प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य और उनकी जिंदगी। ये मौतों का खिलवाड़ कर रहे सारे मुख्यमंत्री जी को पूरे टाइम दमोह में रहने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ रहने की जरूरत है। आपको कोशिश करिए, कितने लोग बुलाइए, सारे, मैं तो कहती सारे लोगों की मीटिंग करके सौंपिए जल्दी 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 जल्दी। आज मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, अगर बढ़ गया तो आप लोगों ने और अपन ने देखा होगा, हमने तो खैर ये हेजा होता था तो पूरा गांव में एक भी आदमी नहीं बचता था। कहीं ऐसा न हो जाए प्रदेश में कोई भी जिंदा न रहे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हालात बना डाली है इस समय। प्रवीण जी, जैसा आपने अभी मैडम विजया जी की बात सुनी, आपको क्या लगता है, क्या सुझाव दे सकते हैं आप, क्योंकि देश देख रहा है, नौकर साहब भी सुन रहे हैं, वो माननीय जनप्रतिनिधि भले मुंह छुपा के सुन रहे हो, दमोह में भी सुन रहे होंगे, असम में भी सुन रहे होंगे, और बंगाल में बैठ के भी सुन रहे होंगे, क्या रास्ता है इससे बचने का? क्योंकि जब मानव जाति नहीं बचेगी तो किससे वोट मांगोगे, किसका खाओगे, ये पैसों पे क्या करोगे? हो सकता है आज जनता की बारी, कल आपकी बारी आ जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमें सकारात्मक सोच रखना चाहिए, और साधना न्यूज के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक हम संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि सबसे पहले इंजेक्शन, दवाई और ऑक्सीजन, इन 3 चीजों के लिए वो प्राण से, जैसे उन्होंने 24 और 48 घंटे का सत्याग्रह करा, वैसे दवा, इंजेक्शन और वेंटिलेटर के लिए सत्याग्रह करा है। मुझे नहीं लगता कि जिस राजनीतिक हैसियत में शिवराज सिंह जी इस समय हैं, यदि वो 2-4-10 बड़े देश के उद्योगपतियों को या दवा कंपनियों को या प्रधानमंत्री जी से या स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करेंगे तो कोई दिक्कत आएगी। अभी 2 दिन पहले प्रयास किए गए, और कल ही इंदौर में 20,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की एक खेप उतरी है। तो यदि प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है उसमें सफलता मिलेगी। हाँ, लेकिन ये जरूर एक मन में दुख है कि प्रयास करने में सरकार लगभग 10 से 15 दिन पिछड़ चुकी। लेकिन जब जागो जब सवेरा, यदि आप इंजेक्शन के लिए और ऑक्सीजन के लिए देश भर के उद्योगपतियों से और दवा कंपनियों से निवेदन करोगे, कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि कई राज्यों में इस समय उसकी जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिन राज्यों में जरूरत नहीं है वहां से हमें बेहतर तरीके से उपलब्धता हो सकती है। दूसरा, जो गत वर्ष गरीबों का इलाज अस्पतालों में फ्री हो रहा था, उस मुद्दे पर भी सरकार को अविलंब निर्णय लेना चाहिए। लगभग गत वर्ष के मैंने खर्चों के आंकड़े देखे थे, तो इंदौर, भोपाल के जिन अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा था, उसमें मुश्किल से 70-80 करोड़ रुपए की बिलिंग सरकार की तरफ से हुई थी। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत छोटा आंकड़ा है। मामा जी जो मध्य प्रदेश में विख्यात हैं सबके सुख दुख के लिए, उनको इस छोटे आंकड़े की तरफ ना देखते हुए त्वरित घोषणा करना चाहिए कि गरीबों का मध्य प्रदेश में गत वर्ष की तरह बड़े अस्पतालों में, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो अरविंदो हो, चाहे चिरायु हो या जो भी जेपी हो, इनमें मुफ्त इलाज होगा और इसे तत्काल शुरू करना चाहिए। और तीसरा ये कि जो लोग इसमें जान गंवा रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, पुलिसकर्मी हो, उनकी मदद के लिए सरकार को अपना खजाना खोलना चाहिए। देखिए, पूरा प्रदेश की जनता जानती है कि मुख्यमंत्री जी किसानों के लिए हर 2 महीने में 500, 700, 800 करोड़ रुपए अलग अलग योजनाओं में डालते हैं, देते हैं। तो भाई, जब आप एक वर्ग के लिए इतने ज्यादा उदार हो, तो उसकी छोटी सी 10% रकम भी नहीं है, उसमें मध्य प्रदेश के बीमारों का इलाज होगा, उन्हें इंजेक्शन मिलेंगे और उन्हें फौरी तौर पर राहत मिलेगी। तो इस मामले में सरकार को निर्णय लेना चाहिए, और मुझे लगता है कि जिस राजनीतिक चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर वो बैठे हैं, तो ये सब चीजें उनके लिए मामूली है और इस पर सरकार को त्वरित निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल प्रवीण जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। इस पर माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और उनसे ही उम्मीदें हैं, उन्हीं से आशा है। चेतन जी, क्या लगता है? जैसा प्रवीण जी ने कहा, मैं और आपको, चूंकि जबलपुर का बहुत बड़ा एरिया है, रीवा से लेके, जैसे इंदौर में 3-4 संभाग के लोग वहां पहुंचते हैं, आसपास के कई जिलों के लोग, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जिलों के मरीज पहुंचते हैं। ऐसे ही जबलपुर भी है, जबलपुर में भी चारों तरफ से लोग आते हैं और बहुत गरीब लोग हैं। तो क्या सुझाव देना चाहेंगे आप मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार में बैठे आला नौकरशाहों को? देखिए, महाकौशल का सबसे बड़ा अस्पताल जबलपुर में है, नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज, जहाँ पूरे महाकौशल से बीमार लोग आते हैं, अपना इलाज करवाना चाहते हैं।
जी। लेकिन व्यवस्थाएं जो हैं, जो सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं होना चाहिए थी, वो पूरी नहीं, और उसके कारण चाह के भी डॉक्टर इलाज नहीं कर पाता जी। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अगर पिछले 12 महीने से सरकार है तो इन सब चीजों पर बड़ा ध्यान देना था। एकदम से तो कोरोना चला ही जाएगा, ये तो वैज्ञानिक ही बोल रहे थे और डॉक्टर भी बोल रहे थे कि इसका सेकंड वेरिएंट आएगा, थर्ड वेरिएंट आएगा, तीसरी लहर आएगी, चौथी लहर भी आ सकती है। तो ये सारी जानकारी तो लोगों को थी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है शिशिर भाई के इन पॉलिटिशियंस का पूरा जो उद्देश्य होता है वो सिर्फ होता है सत्ता पे काबिज होना। एक सड़े से दमोह के चुनाव के लिए पूरी सरकार वहां पे लगी हुई है, बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री लगे हुए हैं, सारे मंत्री लगे हुए हैं। अरे भाई एक आप तो आज पूरी तरह से बहुमत में हो, अगर मान लो एक सीट नहीं भी जीत पाए तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन दिक्कत ये है कि इनको आम आदमी की चिंता नहीं है। देखिए अगर कोई बड़ा नेता बीमार होगा तो वो तो सरकारी खर्चे पे किसी प्राइवेट अस्पताल में जाके अपना इलाज कर लेगा, बेड भी मिल जाएगा, सारी वीआईपी सुविधा मिल जाएगी। लेकिन जो बेचारे दरी फट्टा उठा रहे हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं चिलचिलाती धूप में, अगर उनको कोरोना हो गया तो उनकी देखरेख करने वाला कौन है, इसकी चिंता उनको नहीं। दिक्कत ये है सबसे बड़ी कि उनके मन में जो संवेदनाएं हैं वो मुझे लगता है कि राजनीति में रह रहे के दांव पेच खेल के ये सब करने के बाद उनकी जो मानवीय संवेदना है वो खत्म हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि शिवराज सिंह एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और अपनी तरफ से प्रयास करें। लेकिन जो बात प्रवीण भाई ने कही कि भाई आप करोड़ों रुपया किसानों को दे रहे हो, ठीक है, किसानों की अपनी स्थिति है, उनकी अपनी मजबूरी है, लेकिन उसका अगर एक चौथाई हिस्सा भी अगर आम जनता के लिए दे देंगे, गरीबों के लिए दे देंगे जो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं होने वाला। 70-80 करोड़ की जैसे आंकड़े बताए प्रवीण भाई, 70 करोड़ रुपया सरकार के लिए कौन सी बड़ी चीज। दूसरी बात यह है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वैक्सीनेशन की बात। आप उसमें से बंधन आपको हटाना पड़ेगा, उम्र का जो बंधन। देखिए आज की तारीख में 60 साल का जो व्यक्ति है उसकी इम्यूनिटी आज के बच्चे 30 साल के और 25 साल के बच्चे से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्होंने अच्छा खाया है, शुद्ध खाया है, मेहनत करी है, साइकिल चलाई है, पैदल चली। आज की जो युवा पीढ़ी है वो पूरी तरह से फास्ट फूड पे निर्भर है, कंप्यूटर और मोबाइल से उसका ध्यान नहीं हटता है, पैदल चलते नहीं है, साइकिल चलाते नहीं है, उनकी इम्यूनिटी ज्यादा कमजोर है। मुझे तो लगता है कि उनको पहले लगाना चाहिए। तो ये जो बंधन है कि अभी 45 से 50 में लगेगा, फिर 50 से 60 में लगेगा, अरे भाई पूरे देश में कोरोना कोई ऐसा थोड़ी कि जवान को देख के नहीं आ रहा है या बच्चे के ऊपर नहीं आ रहा है, रोग तो रोग है, किसी को भी हो सकता है। तो ये बंधन हटाना चाहिए। और दूसरा जो अभी आज निर्यात पे प्रतिबंध लगा, ये तो बहुत पहले से लगा देना चाहिए। अपने घर में खाने को नहीं और हम दूसरे को दान दे रहे हैं, कहाँ की बुद्धिमानी। चलिए ठीक है, देर सवेर आए भी 5-6 वैक्सीन और अक्टूबर तक आ जाएंगी, स्पुतनिक को भी 10 दिन के भीतर स्वीकृति मिलने की बात कही जा रही है। तो वैक्सीनेशन सबसे, क्योंकि देखिए लोगों को तो काम करने जाना है, इतना डिस्टेंस का पालन करना मैं नहीं समझता कि कोई कर पाता है, मास्क के बारे में भी लापरवाही है। तो इसलिए वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है कि अगर कोरोना का संक्रमण होता भी है तो कम से कम फेफड़ों से संक्रमण नहीं हो पाएगा, इससे आपकी जान नहीं जाएगी। असर होता है तो कोई शक नहीं। इसके साथ साथ दूसरी चीज ये भी आ रही है कि अभी राजेश रोटिया ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था कि भाई पहले जमाने में फ्लू होता था, डेंगू होता था, वो सारे रोग कहाँ चले गए, समझ में नहीं आता कि सिर्फ कोरोना के अलावा कोई रोग ही नहीं दिख रहा। तो ये जो मौसम रहता है, जैसे पहले बचपन में माता इसी मौसम में आती थी, बच्चों को चेचक निकलती थी, या फ्लू या सर्दी खांसी जुकाम इसी मौसम में होता है। तो ऐसा तो नहीं कि जबरिया में कोरोना का भी एक हवा बना के रखा हो, साधारण सर्दी खांसी के जो लक्षण होते हैं उससे इन्फेक्शन होता है, उसी इन्फेक्शन को अगर कोरोना मानिए। तो ये सारी चीजें, बहुत सी चीजें हैं जो डॉक्टरों को क्लेरिफाई करना चाहिए। दूसरा जो जनप्रतिनिधि है उनको आगे आके लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना चाहिए। जन जागरण उत्सव की जगह आप अगर जन जागरण शब्द लिखते प्रधानमंत्री जी तो मुझे लगता है ज्यादा, क्योंकि उत्सव, ये उत्सव का माहौल नहीं है, ये तो मातम का माहौल है कि लोग हजारों लोग मर चुके हैं, उसमें आप उत्सव मना रहे हैं, उसमें आप जन जागरण का प्रयोग करते तो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल, मैं विजय जी के पास आना चाहता हूं। विजय जी, जैसा अभी चेतन जी ने और प्रवीण जी ने कहा, आपको क्या लगता है कि इन मौतों पर बहुत दमोह में सभा करके आते हैं और बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जिस एक घर में भी जो मौत होती है वो उसकी जिंदगी होती है। आप वोट ले लेंगे, एक सीट जीत जाएंगे, आप सब कुछ कर लेंगे, लेकिन क्या आप उस घर के चिराग को लौटा पाएंगे जिसकी मृत्यु हो गई है? कैसे संभव है? इस पर कम से कम ये सोचना चाहिए। क्या सुझाव देना चाहेंगे आप?
मैं प्रवीण जी और चैतन्य जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं एक ही बात सुझाव, इन्होंने अच्छी बात छेड़ी है। एक तो बीमा कंपनियों से बात करनी चाहिए कि उनको बीमा कंपनी वालों को जिनका भी स्वास्थ्य बीमा है उनको उनके पैसे उससे सही हॉस्पिटल को देना चाहिए। दूसरा ये कि सरकार को कोरोना का इलाज सरकार को फ्री करना चाहिए। आप सिर्फ गरीब तबका नहीं, सब गरीब है। अगर मुझे भर्ती होना पड़े तो मैं इलाज नहीं करवा पाऊंगी आपका, तो सरकार जब पैसा सरकार देगी, उनके ऊपर अंकुश लगेगी तो मनमाना पैसा भी नहीं लेंगे, कई लोगों की जान बच जाएगी। मैंने अभी एक दिन पे उसमें टीवी में देख रही थी कि एक पिता को लड़का कह रहा था मेरे पिता को बचा लीजिए, मेरे पिताजी को लगा लीजिए ऑक्सीजन। ये स्थिति आ रही है। आप इसलिए आ रही है क्योंकि वो सब दूर पैसों से हो रहा है। आप जब पैसा हटा देंगे, सरकार सबके लिए दे देगी, तो निश्चित तौर पे कई जानें बच जाएंगी। और सबसे ज्यादा दिक्कत ये हो रही है इसमें कि इलाज देर से हो रहा है। कोई भी इलाज अगर समय पे हो जाता है तो आदमी की जान बच जाती। तो तत्काल शिवराज सिंह चौहान को घोषणा करना चाहिए कि कोरोना का इलाज फ्री होगा। जिसका जो स्तर है, छोटा अगर कम कोरोना है तो उस हॉस्पिटल में ज्यादा है तो यहाँ पे उससे एक तो मनमाना पैसा वसूल नहीं किया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता नहीं, मध्यम श्रेणी, गरीब श्रेणी, हम जैसे सब लोगों के लिए कोरोना का इलाज करवाना बहुत कठिन हो गया है। तो जाने बचानी, सचमुच बचाना है तो आपको ये इलाज फ्री करवाना चाहिए। और बीमा, जिनका बीमा है जिनका उनका उनसे करवाना चाहिए। और सरकार को तत्काल, ये कितना पैसा खर्च हो रहा है चुनाव में, इसमें उसमें, चलो किसानों को छोड़ दीजिए, 24 घंटे, अरे इनके घर में जो इनके मंत्रियों के बंगले में जो फौज लगी हुई है, जो मंत्रियों के बंगले फालतू खर्च हो रहा है, उसको भी रोक दिया जाए तो कोरोना का इलाज हो जाएगा। तो कम से कम सारे लोगों को अपने यहाँ का सब कुछ, मंत्रियों को अपने ऐशो आराम कुछ दिनों के लिए बंद करके सब कुछ कोरोना को समर्पित कर दे। और एक बात, चूंकि प्रवीण जी ने ये बात सुझाई, मेरे दिमाग में नहीं आई थी, ये इलाज फ्री होना चाहिए। मैं आपको दोबारा कहती हूँ, अगर कोरोना होता है तो मैं अपना इलाज नहीं करवा पाऊंगी, फिर स्मशान में भी जगह नहीं मिल रही। एक और दुख की बात यह है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला कदम ये उठाना चाहिए कि सबका इलाज फ्री हो जाए। तो ये बेईमानी, बदमाशी, लूट खसोट, सुलेमान जी वही लूटते रहे और स्वास्थ्य मंत्री वही लूट खाट मचाते रहे। हम लोग को तो अपना इलाज से मतलब है, सब पैसा सरकार दे। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात कही आपने विजय जी, और सच्चाई भी है। आम आदमी ये उम्मीद करता है, उसको जीवन में उसे उम्मीद रहती है सरकारों से कि उसको अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, इलाज मिल सके, शिक्षा मिल सके। और कहाँ गया आयुष्मान कार्ड? ये इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं आप? बड़ी बड़ी कंपनियों पर दबाव क्यों नहीं डालते हैं सरकार कि ये जो इंश्योरेंस है 5 लाख का, इसमें आपको इलाज करना पड़ेगा? और सरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती, क्यों बचती है? हुजूर बहुत देर कर दी आते आते, ऐसा जनता कह रही है। लेकिन आपसे ये उम्मीद करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कि मैं हूं ना का नारा देके आप जनता के बीच जो छवि, जननायक की छवि लेके आप जो सामने हैं, उस पर आइए, सामने आइए, सब काम बंद कर दीजिए। प्रदेश में इससे बड़ी आपदा नहीं हो सकती, देश में इससे बड़ी विपदा नहीं हो सकती। जनता की जान है, जो आपका वोटर है, आपको जिताया है, आपको चौथी बार मुख्यमंत्री बनाया है, तो इसलिए बनाया है कि आप दमोह में चुनाव प्रचार करते रहें, दमोह में करोड़ों रुपए खर्च करते रहें। मुझे प्रवीण जी, चेतन जी, शायद आपको जानकारी होगी, हमारे एक रिपोर्टर ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि हमको ये बताया जा रहा है कि दमोह में 200, 300, 500 प्रकरण निकल रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 20 से ज्यादा मत बताना, 25 से ज्यादा मत बताना, और इसके बाद वो ब्लास्ट होगा। जनता तो आपकी है, वोट तो आपको दे रही है, घर घर में कोरोना के मरीज हैं, लेकिन हम चुनाव में मस्त हैं। ऐसा क्यों है? इस पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि आपकी भी संवेदनाएं हैं। मुख्यमंत्री जी आप बहुत सहृदय हैं, मुख्यमंत्री जी आप बहुत सज्जन हैं, जनता की पीड़ा समझते हैं और जनता के बीच के आदमी हैं। तो एक बार अपने सारे, आज आपने सारे मंत्रियों को विभाग, जिले बांट दिए हैं, लेकिन मंत्री कोई नहीं पहुंचा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंत्री ना बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वोट लेने के बाद जनता उनकी प्रायोरिटी नहीं होती, उनकी प्रायोरिटी उनका परिवार होता है, उनकी प्रायोरिटी उनका व्यवस्था होती है, जनता प्रायोरिटी नहीं है। एक बार फिर आप कम से कम अपने मंत्रियों को इस बात की जिम्मेदारी दीजिए कि दुनिया की इस बातें छोड़ के अपनी जनता की सुध लें, और मैं हूं ना का जो नारा है शिवराज जी, उसको सार्थक करें। यही अपील है साधना न्यूज की। मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमारे साथ इस मुद्दे पर श्री प्रवीण खारीवाल जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर से श्री चेतन भट्ट जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर के बारे में जो प्रवीण जी ने बताया, उस सुझाव को सरकार माने और कोशिश करे कि अगर इसको कर दे, जैसा विजय जी ने कहा कि निःशुल्क इलाज अगर हो जाए तो जनता को राहत मिलेगी, और इससे बड़ी राहत इस समय और कुछ नहीं हो सकती। विजय जी भोपाल से जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।